नमस्कार बच्चों। आज हम यूनिट 4 सेशन 2 में खेल प्रतियोगिता आयोजन के लिए आवश्यक संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि जब भी कोई खेल आयोजन होता है तो उसके लिए सबसे पहले उस खेल आयोजन के लिए आवश्यक सामग्री और उपकरणों का और बाकी जो बातों का सब चीज़ों का ध्यान पहले ही रखना पड़ता है, क्योंकि यदि हम उन चीज़ों के बारे में पहले से ही तैयारी नहीं करेंगे तो हमें टूर्नामेंट के दौरान कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज हम चलो इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे खेलों आयोजन के लिए आवश्यक सामग्री और उपकरण। एक प्रतियोगिता है जिसमें अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में प्रतियोगी शामिल होते हैं, सभी भाग ले रहे हैं। एक खेल या खेल टूर्नामेंट के आयोजन का कार्य बहुत सरल से अत्यंत जटिल हो सकता है। खेल के प्रकार के आधार पर आपके पास व्यक्तिगत खिलाड़ी, छोटी टीम या बड़ी टीम हो सकती है। आप ले सकते हैं एक दिन से कई महीनों तक चलने वाले टूर्नामेंट। आप विजेताओं को संचित बिंदुओं पर निर्णय ले सकते हैं या बाहरी दस्तक। आपके पास कई स्थानों, देशों या एक स्टेडियम में खेले जाने वाले टूर्नामेंट हो सकते हैं। इस सत्र में हम साधारण टूर्नामेंटों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो आमतौर पर स्कूल स्तरों पर आयोजित किए जाते हैं। मोटे तौर पर 3 चरण हैं जिनमें आप किसी भी टूर्नामेंट के संगठन की योजना बना सकते हैं। इसमें नंबर 1 आएगा प्री टूर्नामेंट, नंबर 2 टूर्नामेंट दिवस और नंबर 3 पोस्ट टूर्नामेंट। तो बच्चों, हम सबसे पहले पढ़ेंगे टूर्नामेंट के पूर्व। तो बच्चों, जब हम कोई भी किसी भी चीज़ का आयोजन करते हैं तो उस चीज़ के लिए हमें, जैसे टूर्नामेंट आयोजित कर रहे हैं तो हमें उस में जैसे टूर्नामेंट आयोजित कर रहे हैं तो उसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब हम टूर्नामेंट से पहले ही सब संचालित कर लेते हैं, सब इकट्ठा कर लेते हैं ताकि हमें बाद में किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसमें नंबर 1 पॉइंट आएगा स्थान। बच्चों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्थान, क्योंकि अगर आपके पास स्थान ही नहीं होगा तो आप टूर्नामेंट नहीं करवा पाएंगे। तो स्थान, जहां हम टूर्नामेंट का संचालन करने जा रहे हैं। दिनांक और समय, टूर्नामेंट कब है। नंबर 3 पॉइंट में कितनी प्रविष्टियां, भाग लेने वाली टीमों की अपेक्षित संख्या। नंबर 4, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, क्या स्कूल में ग्राउंड है और संचालन के लिए उपकरणों की आवश्यकता है। प्रतियोगिता, नंबर 5, उपलब्ध संसाधनों की संख्या, टूर्नामेंट को आयोजित करने के लिए आवश्यक कुल लोगों की संख्या। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि टूर्नामेंट अगर होते हैं तो सबसे पहले आपको स्थान का, दिनांक और किस डेट को आप और किस में आप लोग शुरू करेंगे, आपके पास कितनी टीमें आने वाली हैं, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्कूल में ग्राउंड है कि नहीं है, स्कूल के में उपकरण हैं कि नहीं है, और आयोजित कर रहे लोगों की संख्या कितनी है। इन सब बातों का हम टूर्नामेंट से पहले ही सारी सूची तैयार कर लेते हैं, जिससे कि हमें आगे चलकर किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। टूर्नामेंट दिवस। और तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि जिस दिन टूर्नामेंट होंगे उस दिन हमें क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए। टूर्नामेंट के दिन सभी तैयारियों को चुकाने की ज़रूरत है, इसके लिए पूरी टीम का होना जरूरी है। टूर्नामेंट शुरू होने से कम 1 घंटे पहले कार्यक्रम स्थल पर
उपस्थित हों। टीम को सभी की समीक्षा करनी चाहिए। चेकलिस्ट और अपने व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के लिए तैयार करते हैं। टूर्नामेंट प्रबंधक को पूर्व पुनः मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। संचार संरचना और पूरे दिन के लिए एजेंडा, घटनाओं की सूची चाहिए। एक शुरुआत और अंत में और जिम्मेदार व्यक्ति को सौंपा। आप जितना अधिक प्रयास करेंगे, तैयारी के चरण टूर्नामेंट के दिन आसान हो जाते हैं। सावधान रहें, यदि आपने बहुत कुछ तैयार किया है तो भी अप्रत्याशित मुद्दे सामने आएंगे। टूर्नामेंट टीम के सभी सदस्यों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें, प्रत्येक पर भरोसा करें, अन्य एक दूसरे पर निर्भर हैं और बिना दोष के खेल में समस्याओं को हल करते हैं, जिससे टीम एक दूसरे का समर्थन करने का प्रबंधन घटना की सफलता का फैसला करेगा। तो बच्चों, जिस दिन टूर्नामेंट होते हैं तो उस दिन हमें जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है उसको टूर्नामेंट से 1 घंटा पहले उस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाना चाहिए और सारा अपना चेक कर लेना चाहिए कि किस व्यक्ति को क्या जिम्मेदारी दी है और उस व्यक्ति ने वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभाई है कि नहीं। और किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें, प्यार से काम लें और सभी के ऊपर भरोसे के साथ काम करके उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करें। और टूर्नामेंट के बाद बेटा, जैसे टूर्नामेंट ख़त्म हो गए तो उसके बाद ये नहीं होता कि टूर्नामेंट ख़त्म हो गए अब काम ख़त्म है। जैसे ही टूर्नामेंट ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद की तैयारियां भी करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो टूर्नामेंट के बाद की तैयारी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। टूर्नामेंट के बाद नंबर 1, रंगमंच की सामग्री संग्रह, सभी उपकरणों, स्कोर बोर्ड, कार्ड, स्टेशनरी आदि वापस उसी स्थान पर छोड़ें और मैदान छोड़ने से पहले सभी पैकेट या कागज आदि को उठाकर कूड़ादान में डालना। रिपोर्ट तैयार करना व स्कूल के प्रधानाचार्य को प्रेरित करना। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के नाम ऑनर बोर्ड पर लिखना। तो बच्चों, जैसे कि टूर्नामेंट आपको बताया कि जो टूर्नामेंट ख़त्म हो गए तो टूर्नामेंट में जो उपकरण यूज़ किए गए हैं, स्कोर बोर्ड, कार्ड वगैरह, स्टेशनरी जो भी यूज़ किया हुआ है उस मान को वैसे ही ग्राउंड में फेंक के नहीं चले जाना है। तो उसको सबको इकट्ठा करके एक जहाँ उसकी जगह है वहाँ छोड़ना है और ग्राउंड में बहुत ज़्यादा कचरा जो पड़ा होता है उसको भी कूड़ेदान में डालना होता है। और जो पूरी रिपोर्ट है वो प्रधानाचार्य के पास देनी है और जो आपके उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनके जो नाम है वार्ड लिस्ट में वो लिख के भी प्रधानाचार्य के पास साइन करवाने होते हैं। तो टूर्नामेंट में एक और बात बहुत ही ज़रूरी होती है, वो होती है फर्स्ट एड और जलपान के लिए व्यवस्था बनाना। किसी भी खेल का आयोजन करने से पहले खेल परिसर के अंदर प्राथमिक चिकित्सा सहायता कक्ष की स्थापना करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि प्रतियोगिता के समय यदि कोई खिलाड़ी चोटिल या घायल हो जाता है तो सबसे पहले उसे प्राथमिक सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ साथ खेल परिसर में जलपान की उचित व्यवस्था करनी चाहिए ताकि खिलाड़ियों के साथ साथ प्रतियोगिता को देखने वाले आए हुए दर्शकों को भी कोई परेशानी ना करनी पड़े। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि जैसे ग्राउंड में बच्चे खेलते हैं तो वहाँ पर चोट लगना भी संभावित है। तो अगर पहले से ही फर्स्ट एड और जलपान की व्यवस्था सही तरीके से हुई हो तो बच्चों को अगर चोट लगती है तो वहाँ पर फर्स्ट एड की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उन्हें छोटी मोटी चोटें लगें तो वहाँ पर उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जा सके। और बाहर से लोग जो देखने आए हैं उनके लिए भी जलपान की व्यवस्था होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आगे हम पढ़ेंगे एथलीटों के लिए रेस्ट रूम की स्थापना। तो बच्चों, जैसे बाहर से प्लेयर्स आते हैं तो उनको ठहराने की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बाहर से आए हुए बच्चों को
किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े। तो इसमें हम पढ़ेंगे, खेल आयोजन करने से पहले प्रतियोगिता में भाग लेने दूसरे स्थानों से आए हुए खिलाड़ियों के लिए ठहरने की उचित व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वह उचित आराम कर सके, क्योंकि खिलाड़ी दिन भर विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर थक चुके होते हैं, इसलिए उन्हें आराम की आवश्यकता होती है, जिससे कि वे अपना प्रदर्शन अपने आने वाले मैच या खेल में कर सकें। तो अब हम पढ़ेंगे वार्म अप जोन। बच्चों, तो जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है कि वार्म अप क्यों ज़रूरी है और बहुत ही ज़रूरी है। तो खेल खेलने से पहले मतलब बच्चों के लिए एक वार्म अप जोन भी होना चाहिए ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार की बाद में खेल खेलते समय चोट ना लग सके। किसी भी खेल को खेलने या क्रिया को करने से पहले वार्म अप करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना वार्म अप के खिलाड़ियों को चोट लगने की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए किसी भी खिलाड़ी किसी भी खेलों का आयोजन करने से पहले खेल परिसर के अंदर ही ऐसा कोई स्थान होना चाहिए जहां खिलाड़ी अपने मैच या खेल से पहले अपने वार्म अप कर सके। दर्शकों का प्रबंधन। तो बच्चों, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि टूर्नामेंट्स लगते हैं, बहुत सारे दर्शक आते हैं देखने के लिए, तो उन सब के लिए बैठने की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस प्रकार से उनके बैठने की उचित व्यवस्था नहीं होगी तो भी कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दर्शकों का प्रबंधन, तो इसमें हम पढ़ेंगे, किसी भी खेल के आयोजन सफलता दर्शकों पर निर्भर करती है, क्योंकि दर्शकों के बिना खेल का कोई महत्व नहीं होता। दर्शकों से खिलाड़ियों को अधिक प्रोत्साहन मिलता है, जिससे कि वह खेल में अपना उच्च प्रबंधन प्रदर्शित करते हैं। खेल के आयोजन से पहले दर्शकों के आने और जाने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए तथा उनके बैठने के स्थान की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। तो बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक। नमस्कार।